हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आपको पता ही है कि फर्स्ट फ्लैट की बुक से 3 पैसेज आएंगे जिनमें से आपको करने होंगे कोई 2 पैसेज और ये क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का। तो आज की वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ फर्स्ट फ्लैट की बुक से सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज। नटालिया इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। नटालिया बढ़िया हाउसकीपर है, बैड लुकिंग भी नहीं है और वेल एजुकेटेड भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से मुझे मेरे कानों में एक शोर सुनाई दे रहा है। ड्रिंक्स एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए शादी नहीं करना इम्पॉसिबल है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, क्रिटिकल एज। पहली बात तो मैं पहले से ही 35 ईयर्स का हूँ, जो कि एक क्रिटिकल एज होती है। इन द सेकेंड प्लेस आई ओ टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। दूसरी बात यह है कि मुझे जो है बड़ी शांत जो है या रेगुलर लाइफ जो है जीनी चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मुझे दिल के ज़ोर से धड़कने की बीमारी है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ओफुली अपसेट, मैं जल्दी ही एक्साइट हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैमलिंग एंड देर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और इस पल में क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लिप्स काँप रहे हैं, राइट आईब्रो में ट्विच भी आ गया है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बुरी बात है वो तरीका जिस तरीके से मैं सोता हूँ। तो ये पैसेज था। अब इस पर बेस्ड 5 MCQs हैं। फ्रॉम विच चैप्टर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, कौन से चैप्टर से इन लाइन्स को लिया गया है। द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, मैडम राइट्स द बस, अ लेटर टू गॉड। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द प्रपोजल। नेक्स्ट है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स को बोल कौन रहा है, स्पीकर कौन है। नटालिया, स्क्वीजर, लोमोव, चुबुकोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सारी बातें बोलने वाला है लोमोव। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ नटालिया, स्पीकर यानी कि लोमोव नटालिया के बारे में क्या सोचता है। शी इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, यस उसने कहा था। शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, हाँ ये भी बात कही थी। शी इज़ वेल एजुकेटेड, यस ये भी कहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट डिजीज डज द स्पीकर सफ़र फ्रॉम, स्पीकर को यानी कि लोमोव को कौन सी बीमारी है। अस्थमा, स्किन एलर्जी, पैल्पिटेशन, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, पैल्पिटेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, स्पीकर अपने बारे में जो बात सोचता है उसमें सबसे बुरी बात क्या है। हिज डिजीज ऑफ पैल्पिटेशन, हिज वे ऑफ स्लीपिंग, हिज क्रिटिकल एज ऑफ 35, ऑल ऑफ दीज। अब देखो, उसने बहुत सारी बातें कही अपने बारे में, लेकिन वर्स्ट कहा है हिज वे ऑफ स्लीपिंग को। सो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो ये था द प्रपोजल से। और ध्यान रखना है आपको, हर चैप्टर के राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। द प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेखव। चलिए अगले पैसेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, गौतमा बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध जो उत्तरी भारत में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी एक प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 साल के थे तो उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था और उन्होंने पवित्र स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स पढ़ी थी, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े थे। और 4 साल के बाद वो घर लौटे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब क्या हुआ, उनका एक बेटा हुआ और 10 सालों तक वो शाही ज़िंदगी जीते रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 the prince, theretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब क्या हुआ, लगभग जो है जब वो 25 साल के थे, जो अब तक दुनिया के कष्टों से प्रोटेक्टेड थे, उनका क्या हुआ, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी देखा,
फिर एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक जो है दाह संस्कार के लिए प्रोसेशन जा रहा था, और फाइनली उनको भीख मांगता हुआ एक भिक्षु दिखाई दिया. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब इन दृश्यों ने उनके दिल पर इतना गहरा असर डाला कि वो तुरंत भिखारी बन गए, एक भिक्षु बन गए और दुनिया में निकल पड़े ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी दुख देखे थे उन पर जो इनका असर पड़ा और क्या होते हैं सब कुछ, इन सब की जानकारी के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो है उन्होंने अपनी शाही जिंदगी को छोड़ दिया. क्वेश्चंस है, हाउ डिड गौतम बुद्धा बिगेन हिज लाइफ. गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू की थी? एज ए मैजिशियन, एज ए प्रिंस, एज ए बैगर, एज ए नॉटी बॉय. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एज अ प्रिंस. नेक्स्ट है, एट वॉट एज डिड ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. किस उम्र में वो घर लौटे थे और उनकी शादी हो गई थी? 12, 14, 16, 18. अब पैसेज को आपने जो है ध्यान से अगर सुना है तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं. देखो यहाँ पे लाइन है, एट 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग, और क्या है फिर, एंड 4 years लेटर, यानी कि 16 साल 12 के बाद जो 4 साल बताया गया है और ऐड किए गए हैं. सो ऑप्शन सी 16 इज राइट. 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. नेक्स्ट है, विच साइट्स मूव्ड हिम वेरी मच. कौन से दृश्यों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला? द साइट ऑफ ए सिक मैन एंड एन एज्ड मैन, द साइट ऑफ ए फ्यूनरल प्रोसेशन, द साइट ऑफ ए मॉन्क, ऑल ऑफ दीज. सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है, वाई डिड ही गो आउट इन टू द वर्ल्ड. वो बाहर दुनिया में जो है अब निकल गए थे, शाही ज़िंदगी को छोड़ के क्यों निकले थे वो बाहर? टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दुनिया पर जीत हासिल करने के लिए. टू शो हिज टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाने के लिए. टू कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करने के लिए. टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के लिए. बिल्कुल ईजी है, ऑप्शन डी इज़ राइट. अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होली बुक्स. कौन से शब्द का मतलब है होली बुक्स? ये हमने पढ़ा था स्क्रिप्चर्स. ऑप्शन ए इज़ राइट. तो बच्चों इस तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक से सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन. वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो इस वीडियो से आपके 10 मार्क्स की प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. वो 7 सालों तक इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे और फाइनली एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली, कसम खाई कि वो बैठे रहेंगे जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती. Enlightened after 7 days. अब उनको 7 दिनों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने क्या किया? He renamed the tree the Bo tree. उन्होंने उस पेड़ का एक नाम रख दिया जिसका था बो ट्री. इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़. एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. और उन्होंने अब लोगों को जो है सारी जो बातें उन्होंने समझी थी वो सारी समझानी शुरू कर दी. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. और उस समय उनको कहा जाने लगा बुद्ध, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. ओके, गैंजेस भी कह सकते हैं इसको. अब महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अपना पहला सरमन दिया बनारस शहर में, जो कि कहाँ पर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे पर, जिसको मोस्ट होली, पवित्र माना जाता है. ओके, अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. नेम द चैप्टर. 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द प्रपोजल, द सरमन एट बनारस. बिल्कुल ईजी, ऑप्शन डी, द सरमन एट बनारस. नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द बुद्धा वॉन्डर इन सर्च ऑफ विजडम. बुद्धि की तलाश में, ज्ञान की तलाश में महात्मा बुद्ध कितने सालों तक जो है भटकते रहे, घूमते रहे इधर उधर? 10, 11, 12, 7. इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 years. What is the meaning of the word the Buddha? बुद्ध का मतलब क्या होता है? The most intelligent, the awakened, the enlightened, both B and C. And the right answer is option D, both B and C. Where did the Buddha preach his first sermon? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बनारस में. So option A is right. अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टुक अ प्लेज. शपथ लेना,
ये जो है कौन से वर्ड का मतलब है, एनलाइटेंड का, रीनेम्ड का, वोड का या रीच्ड का? सही आंसर है ऑप्शन सी, वोड। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। फटाफट से हम रिवीजन करते जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्लीमई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी वल्लीमई जिसको शॉर्ट में कहते थे वल्ली। शी वॉज 8 years old एंड वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो थी 8 साल की और वो बहुत ही उत्सुक थी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अब उसका मनपसंद पास टाइम था कि वो अपने घर के फ्रंट डोर में खड़ी हो जाती और गली में क्या हो रहा है ये देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट शी हैड टू डू। अब उसकी गली में उसके हम उम्र साथी नहीं थे। But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अब बाकी बच्चे जो गेम खेलते थे तो वली के लिए क्या जो है अच्छा था, इंजॉयबल काम था फ्रंट डोर में खड़े हो जाना। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अब जो है गली में खड़े हो जाना, गली को देखना, इससे उसको बहुत ही अनुभव मिलते थे जो अनयूजुअल होते थे, असाधारण होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात क्या थी, वो बस जो कि उसके गांव और पास के शहर के बीच में जो है ट्रैवल करती थी। ठीक है, देखिए, नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। ये पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया है और उस चैप्टर का राइटर का नाम भी बताना है। मैडम राइट्स द बस बाय एन फ्रैंक, मैडम राइट्स द बस बाय एंटन चेकव, मैडम राइट्स द बस बाय वलिकनन, नन ऑफ दीज। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन सी इज राइट। हाउ ओल्ड वॉज वली, वली कितने साल की थी, वो थी 8 साल की। सो ऑप्शन बी इज राइट। वॉट वुड वली गेट बाय वॉचिंग द स्ट्रीट। अब गली में देखने से वली को क्या मिलता था, मैनी न्यू ड्रेसेस, मैनी न्यू टॉयज़, मैनी न्यू फ्रेंड्स, मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन डी इज़ राइट, उसको नए नए अनुभव मिलते थे। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली। वली के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात क्या थी। द साइट ऑफ द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, द साइट ऑफ नेबर्स मूविंग द स्ट्रीट, द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, द साइट ऑफ पीपल डांसिंग इन द स्ट्रीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो बस का नज़ारा, दृश्य जो उसके गांव और पास के टाउन के बीच में ट्रैवल करती थी। लास्ट है, व्हाट वॉज एवरी बिट इंजॉयबल थिंग फॉर वली। वली के लिए कौन सी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थी। स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, स्लीपिंग इनसाइड द रूम, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, टॉकिंग टू हर ग्रैंड मदर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। तो पैसेज को अच्छे से समझना है और उस पर बेस्ड 5 MCQs का जो है आपको आंसर देना होगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ना आपने। नेक्स्ट है, आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब उसने इनफ मनी इकट्ठा कर लिया था, अगली समस्या थी कि घर से कैसे निकले और वो भी कैसे मदर को पता ना चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन उसने ये चीज़ भी जो है अरेंज कर ली, मैनेज कर लिया उसने। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। अब हर रोज़ क्या होता था, लंच के बाद उसकी मदर अ शॉर्ट स्लीप, नैप मीन्स थोड़ा सा सो जाती थी थोड़े टाइम के लिए, 1 से 4 बजे तक। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। अब वली जो है इन समय का, इन घंटों का क्या यूज़ करती थी। एक्सकर्शन मीन्स अ शॉर्ट जर्नी ड्यूरिंग द डे। वो बाहर निकल जाती थी, या तो जो है वो गली में देखती होती थी सब कुछ कि क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कभी कभी वो बाहर भी निकल जाती थी। टुडे दी सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज जब वो पैसे इकट्ठे कर चुकी थी, उसी समय को वो यूज़ कर सकती थी गाँव के बाहर अपनी पहली एक्सकर्शन, पहली जर्नी के लिए। हु इज शी रेफर टू इन द पैसेज। अब इस पैसेज में शी किसके लिए आ रहा है, ये तो पता ही है, वली के लिए आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट है, आफ्टर सेविंग इनफ मनी फॉर द बस राइड व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर वली। जब बस राइड के लिए पर्याप्त पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे तो उसकी अगली समस्या क्या थी। हाउ टू कलेक्ट मनी फॉर द बस राइड, नहीं, वो तो पैसे इकट्ठे कर चुकी थी। हाउ टू टेक परमिशन ऑफ हर मदर फॉर द बस राइड के लिए माँ की परमिशन कैसे लेनी है, नो, ये भी नहीं। हाउ टू टॉक टू द कंडक्टर, नहीं। हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यस, ऑप्शन डी इज राइट, कि वो घर से कैसे निकले और मदर को पता भी ना चले, ये उसकी अगली समस्या थी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद, थोड़े समय के लिए सोना, ये कौन से शब्द का मतलब है, ये है नैप, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, विच आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। गांव के बाहर पहले एक्सकर्शन के लिए कौन से घंटों को, कौन से समय को वो यूज़ कर सकती थी। व्हेन हर मदर वुड टॉक टू हर फ्रेंड्स, जब उसकी मदर जो अपने फ्रेंड से बात करती थी। व्हेन हर मदर वुड नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद जब वो सोती थी। व्हेन हर मदर वुड कुक फूड, जब वो खाना बनाती थी। व्हेन हर मदर वुड टीच हर स्टूडेंट्स, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, when her mother would nap after lunch. लास्ट है, what was her first excursion outside the village। ये गांव के बाहर पहला एक्सकर्शन था क्या उसका। going to the town by train, going to the town by bus, going to the town by air, none of these। सही आंसर है ऑप्शन बी, बस राइड से जो है टाउन में जाना। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ओके, वेल देयर इज़ द वन, अब जो है कि एक चीज़ है, एक क्या है, लेजेंड है, चाइनीज़ एम्परर, चीनी सम्राट के बारे में, जो कि पानी को हमेशा बॉईल करके ही पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, जो पॉट के नीचे ट्विग्स जल रही थी उनमें से कुछ जो है पानी के अंदर गिर गई और इससे उसको स्वादिष्ट फ्लेवर मिल गया और ये कहा जाता है कि वे टी लीव्स थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने थोड़ा सा मॉकिंग वे में या स्कॉर्नफुल वे में कहा कि दूसरी भी बता दो मुझे, दूसरी क्या कहानी सुनाने वाले हो तुम। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। अब जो है दूसरी कहानी भी, दूसरा लेजेंड भी बताया जा रहा है कि एक इंडियन लेजेंड भी है। बोधिधर्मा एक प्राचीन बुद्धिस्ट सेंट, उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली क्योंकि उनको मेडिटेशन के समय बहुत नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनकी आईलिड से 10 टी प्लांट्स उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। अब क्या हुआ, जब इन प्लांट्स की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया तो उससे जो है नींद कंट्रोल में आ गई, नींद भाग गई। ठीक है, अब देखिए, नेम द चैप्टर, कौन से चैप्टर से इस पैसेज को लिया गया है। कुर्ग, ए बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम आसाम, मैडम राइड्स द बस। अब चाय की बात हो रही है तो आपको हिंट मिल जाएगा, ऑप्शन सी, टी फ्रॉम आसाम इज द राइट ऑप्शन। नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। कौन चैप्टर तो हमने कर ही लिया है, टी फ्रॉम आसाम, उसके राइटर कौन है। अरूप कुमार दत्ता, लूसियो रॉड्रिग्यूज, लोकेश अब्रोल, नन ऑफ दीज। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के जो है राइटर्स के नेम्स मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, तो बताना है सही आंसर ऑप्शन ए, अरूप कुमार दत्ता। नेक्स्ट है, विच एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कौन सा सम्राट था जो हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था। अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज़, टर्की। सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइनीज़ एम्परर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेंट। कौन से शब्द का मतलब है संत, वैनिश्ड, एसेटिक, डिलीशियस, मेडिटेशंस। सही आंसर है ऑप्शन बी, एसेटिक का मतलब होता है सेंट। नेक्स्ट है, वाई डिड बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स। बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड्स क्यों काटी थी। बिकॉज ही वॉज अ लुनैटिक, वो पागल था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस ऑल द पीपल, क्योंकि वो सभी लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था। बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, उसे दुनिया देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। यस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं, पैसेज नंबर 7। इस वीडियो में टोटल 13 पैसेजेस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आपको 10 मार्क्स पक्के कर लेने हैं तो।
ओके चलिए, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि ऐसे लगता है भगवान के साम्राज्य से ही भटक के आ गया है। दिस लैंड ऑफ rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। ये जो है घूमती पहाड़ियों की ज़मीन है और यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के जैसे मार्शल मैन हैं, सुंदर विमेन हैं और वाइल्ड क्रीचर्स हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। इसको कुर्ग या कोडागू कहा जाता है जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और यहाँ पे सदाबहार जो है रेन फॉरेस्ट है, मसाले, कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब ये रेन फॉरेस्ट इस जिले को जो है उसका 30% कवर कर लेते हैं हिस्से को। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो विजिटर्स नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। खुशियों का सीज़न शुरू होता है सितंबर के महीने में और चलता रहता है मार्च के महीने तक। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? पहला क्वेश्चन है ये। बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा? नो। बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान? नो। बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर? यस, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी? कौन सी फसलें हैं जो कुर्ग में पर्याप्त मात्रा में होती हैं? स्पाइसेस, कॉफ़ी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, मसाले और कॉफ़ी, ये बहुत मात्रा में यहाँ पर होते हैं। थर्ड है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग? कुर्ग जाने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? बिटवीन जनवरी टू मई, बिटवीन सेप्टेम्बर टू मार्च, बिटवीन अप्रैल टू सेप्टेम्बर, बिटवीन सेप्टेम्बर टू दिसंबर। ये आया था आपका ऑप्शन बी, सेप्टेम्बर टू मार्च। यहाँ पे देखो पैसेज में है, यस लास्ट लाइन है, सितंबर और मार्च तक चलता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला देखते हैं, द फ्रेज दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स रेफर्स टू। ये फ्रेज किसके लिए यूज़ हुआ है? मैसूर के लिए, बेंगलोर के लिए, कुर्ग के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुर्ग। नेक्स्ट है, हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट? कुर्ग का कितना हिस्सा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है? 30%। ऑप्शन बी इज राइट। अगला पैसेज है, पैसेज नंबर 8। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर महीने के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे दीवार पर लिख के पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उन दिनों में बेकिंग निस्संदेह एक प्रॉफिट वाला प्रोफेशन होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। बेकर, उसका परिवार और जो उसके नौकर हमेशा खुश और जो प्रोस्पेरस लगते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनके जो है गोल मोल फिजिक इसका प्रमाण थी कि वो खुश रहते थे, अच्छे पैसे वाले थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी एक व्यक्ति जिसकी जैक फ्रूट की जैसी फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ दिस पैसेज बीन टेकन? ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता ही चल गया होगा, बेकर की बात हो रही है। सो ऑप्शन डी, ए बेकर फ्रॉम गोवा इज राइट। अगला है, हाउ डिड द बेकर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ मंथली अकाउंट्स? बेकर मंथली अकाउंट्स के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करता था? डायरी में लिख के, किसी दीवार पे लिख के, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑन सम वॉल। Next is, what was an open testimony to the happy and prosperous state of the baker and his family? बेकर और उसका परिवार बहुत ही खुश रहते थे, इस चीज़ का क्या प्रमाण था? Their posh bungalows, their cars, their plump physique, all of these। सही आंसर है ऑप्शन सी, उनकी गोलमोल फिजिक से पता लगता था कि वो कितने खुश थे। What kind of a person is easily compared to a baker? कैसे व्यक्ति को बेकर से कंपेयर किया जाता है? A person with lady finger like physical appearance, a person with a jackfruit like physical appearance। Yes, jackfruit की बात आई थी, ऑप्शन बी is right।
विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर जाना, ये जो है कौन से वर्ड का मीनिंग है? जैक फ्रूट का, प्रोस्पेरस, अकाउंट्स, स्टार्व्ड। ऑप्शन डी इज राइट। स्टार्व का मतलब होता है डाइड ऑफ हंगर। नेक्स्ट है, बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वंडर वॉज नॉट देयर। बुधवार को पैगी और मैडी, जो कि बाकी बच्चों के साथ फ्रंट में बैठती थी, जिनके अच्छे नंबर आते थे, जिनको कीचड़ में से नहीं चल के आना होता था, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं है क्लास में। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी पैगी। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, बहुत ही प्यारी थी वो, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस होती थी उसके पास और उसके घुंघराले बाल थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा क्लोज। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। अब किस कारण से पैगी और मैडी वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया था उन्होंने? क्योंकि वांडा की वजह से वो लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर। अब वो वांडा का वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उसके साथ जो है सम फन विद हर, मजाक करते थे वो उसका। शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो आई नहीं थी, तो उसका इंतज़ार करते करते पैगी और मैडी लेट हो गए थे। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विद हर। क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस। कौन से दिन पैगी और मैडी ने नोट किया था कि वांडा नहीं आ रही है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, वेडनेसडे। नेक्स्ट है, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की कौन थी? वांडा, पैगी, मैडी, नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, पैगी। अगला है, वाई डिड पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस। पैगी और मैडी ने वांडा के एब्सेंस को क्यों नोट किया था? बिकॉज दे वर मिसिंग हर, वो उनको उसको याद कर रही थी। बिकॉज दे वर हर क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बीट वांडा, बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। येस, ऑप्शन डी इज राइट। वाई डिड पैगी एंड मैडी ऑफन वेट फॉर वांडा। पैगी और मैडी अक्सर वांडा का इंतज़ार क्यों करती थी? टू टॉक टू हर, उससे बात करने के लिए। टू टेक हर नोटबुक्स, उसकी नोटबुक्स लेने के लिए। टू इंसल्ट हर, टू हैव फन विद हर। पैसेज में दिया गया था टू हैव फन विद हर। ऑप्शन डी इज़ राइट। अगला है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पैगी। पैगी के बारे में कौन सी बात सच नहीं है? ध्यान से देखना, सच नहीं है वो बतानी है हमने। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, वांडा वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, हर हेयर वॉज कर्ली। अब देखो, ऑप्शन ए ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, सी गलत है, क्योंकि वांडा उसकी क्लोज फ्रेंड नहीं थी, उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी मैडी। सो ऑप्शन सी इज राइट। अब हम पहुंच गए पैसेज नंबर 10 पर। ऑन सैटरडे मैरी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ सारी दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की। वो वांडा को एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। ये फ्रेंडली लेटर था, वो बता रही थी ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया वांडा को कि वो जीत गई थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने लेटर में ये भी बताया कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक न्यू टीचर। लेटर में उन्होंने उससे पूछा कि जो जिस जगह पर वो रह रही है वो उसको पसंद है, क्या उसे अपना नया टीचर पसंद है। दे हैड मैन टू से दे वर सॉरी। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये था कि वो सॉरी कहना चाहती थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन लेटर ख़त्म हुआ कैसे कि फ्रेंडली लेटर लिख रही थी वो, उन्होंने सॉरी बोला नहीं। उनकी बातों का मतलब था दे वर सॉरी, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्स फॉर लव। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। अब उन्होंने जो है लेटर पे को जो है बॉगिंस हाइट्स के एड्रेस पर मेल कर दिया और लिफाफे के ऊपर लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर। बहुत सारे दिन बीत गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन लेटर जो वापस नहीं आया तो इसका मतलब हो सकता है कि वांडा ने जो है लेटर रिसीव कर लिया था। Perhaps she was so hurt and angry, she was not going to answer. शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी उनके व्यवहार से, गुस्से में थी, इसीलिए उसने आंसर नहीं दिया। You could not blame her. आखिर जो है तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते।
फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ दिस पैसेज बीन टेकन, ये पैसेज लिया गया है, देखो ए ऑप्शन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नो इससे तो नहीं लिया गया। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, नो। मैडम राइड्स द बस, नो। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज राइट। दे वर राइटिंग ए लेटर टू, वे किसको लिख रही थी लेटर, देयर टीचर, देयर पेरेंट्स, देयर नेबर्स, वांडा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, वॉट डिड दे राइट टू वांडा अबाउट हर ड्राइंग्स, उन्होंने वांडा को ड्राइंग्स के बारे में क्या लिखा, हर ड्राइंग्स वर वेरी अगली, बहुत ही भद्दी थी उसकी ड्राइंग्स, हर ड्राइंग्स वर वेरी प्रीटी, येस ऑप्शन बी, लेकिन ध्यान से बाकी ऑप्शंस पर भी नज़र डाल लो। सी, हर ड्राइंग्स वर हॉरिबल, नहीं भयानक तो नहीं थी। एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड हर ड्राइंग्स, हर कोई उसकी ड्राइंग को जो है बुरा बोल रहा था, नो ऐसा नहीं था, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है, वॉट काइंड ऑफ लेटर डिड दे राइट टू वांडा, किस तरीके का लेटर लिखा था उन्होंने वांडा को, फ्रेंडली था। अब देखो सारे ऑप्शन पढ़ना, इनफॉर्मल था, फॉर्मल था, या फिर बोथ ए एंड बी। अब देखो फ्रेंडली लेटर तो इनफॉर्मल ही होता है, तो ध्यान रखना आपने, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। वॉट डिड दे राइट ऑन द एनवेलप ऑफ द लेटर, लेटर के लिफाफे पर उन्होंने क्या लिखा था, वी आर सॉरी, वी लव यू, वी मिस यू, प्लीज़ फॉरवर्ड, उन्होंने लिखा था प्लीज़ फॉरवर्ड। पहुंच गए हैं पैसेज नंबर 11। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे फादर, सबसे प्यारे फादर, एडोरेबल फादर जो मैंने देखे, उन्होंने शादी नहीं की मेरी मदर से जब तक कि वो मतलब एज बताई जा रही है यहाँ पर, फादर की 36 और मदर की 25। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। बिल्कुल ईजी है सेंटेंसेस, तो आप समझ ही जाएंगे। I was born on 12th of June 1929। I lived in Frankfurt until I was 4। मेरे फादर हॉलैंड में चले गए 1933 में, मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर उनके साथ हॉलैंड ही चली गई सितंबर में, जबकि मार्गो को और मुझे आचेन में भेज दिया गया ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गो हॉलैंड में चली गई दिसंबर में और मैं उसके पीछे पीछे गई फरवरी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। whom do I रेफर टू इन दिस पैसेज, इस पैसेज में आई किसके लिए यूज़ हुआ है, मार्गो के लिए, एडिथ के लिए, एन या ओटो। सही आंसर है ऑप्शन सी, एन फ्रैंक के लिए आई शब्द यूज़ हुआ है। एट वॉट एज डिड एन्स पेरेंट्स गेट मैरिड, एन के पेरेंट्स ने किस उम्र में शादी की थी, 35 एंड 25, 31 एंड 21, 22 एंड 32, 36 एंड 25। सही आंसर है ऑप्शन डी, 36 एंड 25। नेक्स्ट है, व्हेन डिड एन्स पेरेंट्स एमिग्रेट टू हॉलैंड, एन के पेरेंट्स हॉलैंड कब गए थे, 1933 में गए थे, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। विद whom डिड एन एंड मार्गो स्टे इन आचेन, एन और मार्गो जो है आचेन में कब रुकी थी, किसके साथ रुकी थी, देयर पेरेंट्स, मम्मी पापा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, या अपने भाई के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, देयर ग्रैंड मदर। वैन वॉज एन फ्रैंक बोर्न, एन फ्रैंक कब पैदा हुई थी, देखो सही आंसर पैसेज से देख लो, 12th of June 1929, यही है, यस यही है। तो देखो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, चलिए जी अगला है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, वो तो ग्रीन फ्लोरिंग पे उतर चुके थे। दे वर बैकनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली, उसे जो है वो बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें लगा के बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपनी टांगें नीचे गिरा दी ताकि वो ग्रीन सी पर खड़ा हो सके। उसकी टांगें इसके अंदर डूब गई और वो डर के मारे चीखा। उसने अपने पंख को फड़फड़ा कर ऊपर उड़ने की कोशिश की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। एक अजीब सी एक्सरसाइज की थी उसने, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी तो बड़ा कमज़ोर हो गया था, थक गया था, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाया। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। अब उसके फीट जो है ग्रीन सी में डूब गए, उसका बैली भी टच कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं डूबा। अब वो इसके ऊपर तैर रहा था और सारी फैमिली बड़ी खुशी से चीख रही थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी और सभी की
बीक्स जो है डॉग फिश के टुकड़े पीसीज उसको ऑफर कर रही थी। नेम द चैप्टर, कौन से चैप्टर से लिया गया इसको? द ब्लैक एरोप्लेन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अ लेटर टू गॉड, द सरमन एट बनारस। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। What had been called the green flooring? Green flooring किसको कहा गया है? The green plants, the green wings, the green birds, the green sea. सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है ग्रीन सी को। How many brothers and sisters did the young seagull have? कितने भाई और बहन थे यंग सीगल के? 2 भाई और 1 बहन। कौन से ऑप्शन में है ये? 2 brothers and 1 sister. It is given in the option D. So option D is right. Who were offering him scraps of dogfish? Dogfish के pieces कौन ऑफर कर रहा था यंग सीगल को? His parents, his brothers, his sister, all of these. सारे ही खुश थे, सारे इसको खाना खिला रहे थे। ऑप्शन डी इज राइट। Which word in the passage means terror? डर, बहुत ज़्यादा डर। कौन से शब्द का मतलब है? फ्राइट, एग्जॉस्टेड, फ्लोटिंग, स्क्रैप्स। सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्राइट। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट पैसेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप सोच रहे होगे कि 2 चैप्टर कहाँ गए, अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, दोनों ही चैप्टर्स के डिटेल में सारे पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन मैं 2 वीडियोस में करवा चुकी हूँ। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पैसेज आ गए हैं हम। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद वो अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने ही था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब जो है इतना ही फ्यूल बचा था ओल्ड डेकोटा के लास्ट टैंक में कि 5 या 10 मिनट तक उड़ सकता था एरोप्लेन। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से डरने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक से वो नीचे जाने लग गया, उसने शुरू कर दिया और मैं भी तूफान के बीच में से उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने देखा 2 लंबी सीधी लाइन्स थी लाइट्स की मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था, एयरपोर्ट आ चुका था। आई वॉज सेफ। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं मुड़ा मेरे फ्रेंड को देखने के लिए, लेकिन स्काई जो खाली था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। Who is the writer of the chapter The Black Aeroplane? इस पैसेज को लिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन से। इसके राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ऑप्शन ए। What was still there after half an hour in front of the narrator? नरेटर के सामने आधे घंटे के बाद भी क्या चीज़ थी? The strange black bird, the strange black aeroplane, the strange black devil, none of these. सही आंसर है ऑप्शन बी, the strange black aeroplane. Why did the narrator start to feel frightened again? नरेटर ने दोबारा से डरना शुरू कर दिया था, क्यों? Because the black aeroplane left him. Because there was only 5 or 10 minutes fuel in the tank. Because he had no radio and no compass. Because he was lost in the storm. सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि टैंक में केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स? जब वो बादलों से बाहर निकला तो उसने क्या देखा? बहुत सारे पक्षी और स्टॉर्मी क्लाउड आ गए थे, रनवे आ गया था, या नन ऑफ दीज? सही आंसर है ऑप्शन सी, द रनवे। और ये है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर टर्न्ड टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन? क्या हुआ जब नरेटर मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए? द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग इन द स्काई, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों, आज की वीडियो की डिस्कशन ख़त्म होती है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एनुअल एग्ज़ाम में से बहुत हेल्प होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।